हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 ICSE साइंस की फिजिक्स की लेसन नंबर 7 साउंड पार्ट 1। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन क्लास 7 वी हैव रीड द साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन हियरिंग इन अवर ईयर। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा कि किस हिसाब से जो साउंड होता है एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे कानों में वाइब्रेशन और एक सेंसेशन क्रिएट करता है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट होती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। दस ईच साउंड और साउंड इज़ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। सो जो भी जहाँ से भी साउंड निकलता है उसका मतलब डायरेक्टली हो जाता है कि वो बॉडी होगी, वो वाइब्रेट कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एक रबर बैंड लेके एक लड़का खड़ा हुआ है जिसको ऐसे स्ट्रिंग्स करके उसने एक हाथ से ऐसे खींच के दूसरा एक हाथ को खींचा है और दूसरा जो एंड है अपने माउथ पे लगाया हुआ है और टीथ की मदद से कुछ इस हिसाब से नीचे 7.1 में फिगर में सेटअप किया हुआ है। व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग फ्रॉम द मिडल यू सी दैट स्ट्रिंग स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड द फीबल साउंड इज हियर। जब आप उसको प्लग करोगे, आप खींचोगे और छोड़ दोगे तो आपको फील होगा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के साथ एक आपको फीबल साउंड, थोड़ा सा डर ऐसे करके साउंड आपको सुनाई देगा। साउंड नीड द मीडियम फॉर इट प्रोपोगेशन। सो इसका मतलब डायरेक्टली ये हो गया कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम चाहिए। इट कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। दिस इज वाई टू पर्सन कैन नॉट हियर ईच अदर्स ऑन द मून और इन एन स्पेस वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर। इसीलिए मून पे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कम्युनिकेशन बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो स्पेशली स्पेस और मून में ट्रैवल करते टाइम जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। साउंड कैन ट्रैवल इन द सॉलिड, इन द लिक्विड एज वेल एज इन द गैस। साउंड जो है वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो स्पीड होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, और सबसे ज़्यादा कम साउंड की गैसेस में सबसे कम होती है। अगर आयन के अंदर साउंड स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो वो है 5000 मीटर पर सेकेंड, पानी के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड, और एयर के अंदर उसकी स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब बॉडी वाइब्रेट होती है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस वाइब्रेट होती है तो वो वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो वाइब्रेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में बदलाव जो होता है वो साउंड क्रिएट करता है और इसको साउंड एनर्जी बोलता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर देखेंगे। व्हेन द सोर्स ऑफ द साउंड वाइब्रेट इट क्रिएट द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन दैन मीडियम। जो हम लोग नीचे की एक्टिविटी में देखेंगे किस हिसाब से पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है। कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग रैरफैक्शन और कॉन्ट्रैक्शंस का। द डिस्टर्बेंस व्हेन देन ट्रैवल इन देन मीडियम इन देन फॉर्म ऑफ वेव, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। हम लोग फटाफट से नीचे का एक एग्जांपल समझकर ये कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करेंगे। आपको एक एग्जांपल लेना है, दैट वर्टिकल मेटल स्ट्रिप्स लेनी है। नीचे का जो एंड है उसको फिक्स कर देना है और ऊपर का एंड खुला रखना है। आपको उसको जोर से हिलाना, जैसे हम लोग स्केल हिलाता है उस हिसाब से, और वाइब्रेशन होगा लेफ्ट एंड राइट उसका, और वो कुछ इस हिसाब से मेटल स्ट्रिप्स होगी, वो दिखेगी एल लेयर के अंदर नीचे बताई हुई है। ठीक है। एज अ स्ट्रिप्स मूव्स टू द राइट फ्रॉम टू बी अ बी इन अ फिगर 7.2b। 7.2b के अंदर जब वाइब्रेशन उस हिसाब से होगा, जब हम लोग उसको खींचेंगे तो उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रैरफैक्शन दिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन रैरफैक्शन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं अभी। सो द पार्टिकल्स ऑफ द एयर इन दिस लेयर कम क्लोजर टू द ईच अदर्स। एयर इन द लेयर गेट कॉम्प्रेस, और जो हवा होगी पार्टिकल्स के बीच की वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, दब जाएगी। द पार्टिकल्स ऑफ दिस लेयर वाइल मूविंग टूवर्ड द राइट, जब ये पार्टिकल राइट हैंड साइड मूव करेंगे, एंड pushes and compress the layer next to it, और क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए पिछले वाले को दबाएंगे। सेम नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए पिछले वाले को दबाएंगे। इस हिसाब से जो डिस्टर्बेंस होगा मूव फॉरवर्ड इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, और इस हिसाब से जो छोटा छोटा एरिया आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा उसको कंप्रेशन बोलेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव विद द कंप्रेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेशन के अंदर मूव नहीं कर रहे होते हैं। एज अ मेटल स्ट्रिप स्टार्ट रिटर्निंग फ्रॉम द बी टू ए, जब मेटल की स्ट्रिप्स बी से ए की बाजू रिटर्न होती है, आफ्टर पुशिंग द पार्टिकल नियर द स्ट्रिप्स के अंदर के पार्टिकल को एक दूसरे के पास धकेलते हुए द कंप्रेशन शी मूव टूवर्ड्स, और जो सी कंप्रेशन है वो एक दूसरे के पास आ जाता है। एंड जो पार्टिकल होते हैं एयर के नियर द स्ट्रिप्स वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न बैक हो जाते हैं, और ये इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम का मतलब ये हो गया कि एयर के अंदर की जो इलास्टिसिटी है, जो हवा आजू बाजू मूव कर रही होती है उसकी वजह से जो साउंड होता है वो ट्रैवल होता है। व्हेन द स्ट्रिप्स मूव टू द लेफ्ट फ्रॉम द टू द सी, जब स्ट्रिप्स लेफ्ट हैंड साइड
सी की तरफ, मीन 7.2 में डी डायग्राम में जिस हिसाब से दी हुई है उस हिसाब से अगर मूव करेगी, इट पुल द लेयर ऑफ द एयर नियर टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये डायग्राम में क्या होगा कि जो एयर होगी वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी एंड जो स्पेस होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी राइट हैंड साइड पे। सो एयर लेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ स्ट्रिप एक्सपांड्स इन द रीजन दिस फॉर्मिंग द रेयर फायर लेयर। उसकी वजह से रेयर फ्रैक्शंस क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग आर बोलेंगे। लो प्रेशर को आर बोलते हैं। बाय द टाइम द स्ट्रिप्स रिज्यूम फ्रॉम सी टू its mean positions in 7.2e। 7.2e में वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। यहाँ पे ए बी सी डी ई में बताया हुआ है कि किस हिसाब से पहले वाले लेयर में, पहले वाले बी ऑप्शंस में वो धक्का मार के आगे गिरती है, फिर वापस से धक्का मार के आगे जाती है और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वापस से खुलने के तरीके को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, इन दिस मैनर एज द स्ट्रिप्स मूव टू द राइट एंड द लेफ्ट रिपीटेडली। और इस हिसाब से जो स्ट्रिप्स होगी वो लेफ्ट एंड राइट बारी बारी मूव करेगी। द कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन रीजन आर प्रोड्यूस वन आफ्टर द अदर। और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बारी बारी प्रोड्यूस होगा विच कैरी द डिस्टर्बेंस अलॉन्ग इट्स विद द डिफाइंड स्पीड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। और एक पर्टिकुलरली स्पीड से वो आगे बढ़ेगा। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। इट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। One complete to and fro motion of the strips form in one compression and one rarefaction which together constitute one wave। जब एक rarefaction या फिर एक compression create होता है तो उसे wave बोलते हैं। This wave in which the particles of the medium vibrate about their mean position। उसकी मेन जो बीच वाली पोजीशन होती है वहाँ से आगे पीछे जाते हैं। तो ये मेन पोजीशन से जो लेफ्ट एंड राइट जाने का डायरेक्शन है इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। Thus the sound travel in the air in the form of longitudinal wave। So जो sound है वो generally ऐसे waves way में travel करता है and this longitudinal wave can be produced in solid, liquid as well as gas। और ये जो longitudinal wave है आपको तीनों मीडियम में देखने को मिल सकती है। It may be a solid, liquid और gas। Thus due to the propagation of wave in the medium, the particle of the medium vibrate about their mean position। इसका मतलब ये हो गया एक मेन पोजिशन है उससे सिर्फ वाइब्रेशन लेफ्ट साइड जाता है, राइट हैंड साइड जाता है। और ये लेफ्ट और राइट जाने का प्रोसीजर उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफ्रैक्शंस एंड दे ट्रांसफर द एनर्जी विद द कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अदर। सो इस हिसाब से जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफ्रैक्शन बोलते हैं। और इस हिसाब से साउंड प्रोपोगेट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ टर्म्स देखते हैं जब हम लोग वेव्स वर्ड यूज़ करते हैं उसके साथ बहुत सारी टर्म्स आती है तो वो समझ लेते हैं पहले। एम्पलीट्यूड, maximum displacement of the particle of the medium on the either side of mean position is called the amplitude of the wave। mean position से वो कितना ऊंचा गया है, amplitude का मतलब टेक्निकली हाइट होता है, तो वेव है वो कितनी ऊंची गई होती है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे ए। उसका एसआई यूनिट होगा मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। जब एक वाइब्रेशन टू और फ्रो, एक मोमेंट खत्म होने के लिए, एक रेफ्रैक्शन और एक कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के लिए पूरा जो एक वेव कंप्लीट होता है जिसको जितना टाइम लगता है उसको हम लोग वेव बोलते हैं, जिसको हम लोग टी डिनोट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जब एक मिनट के अंदर या फिर एक सेकेंड्स के अंदर जितनी बारी वाइब्रेशन क्रिएट होता है मीडियम के अंदर जिसको बोलते हैं वेव। अगर डेफिनेशंस के वाइज देखेंगे तो इस हिसाब से होगा कि नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग टू द पॉइंट इन एन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर में से जितने वेव्स पास ऑन होंगे मीडियम के अंदर, इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से एक मिनट के अंदर जितने वेव्स निकलेंगे, जितने वेव्स बनेंगे, जितने वेव्स पास ऑन होंगे जिसको बोलेंगे फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग एफ डिनोट करेंगे और उसका ऐसा यूनिट होगा सेकेंड और हर्ट्ज। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स। जितनी वेव्स होगी उतने वाइब्रेशन होंगे। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स विच प्रोड्यूस द साउंड। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलेंगे। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन और ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम दो द वेव प्रोपोगेट। जब वेव प्रोपोगेट होती है तो एम्पलीट्यूड और मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनका रिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। टाइम और फ्रिक्वेंसी के बीच का रिलेशन पहले देखेंगे। टाइम टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव देन डिफाइंड बाय द डेफिनेशन दैट नंबर ऑफ द वेव्स 1 है। एक सेकेंड के अंदर अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी देखें तो 1/t होगी, मीन्स 1 टाइम। अगर टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे तो 1 फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं वेव लेंथ। डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन द 1 टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द वेव लेंथ। कितनी लंबी जाती है वो वेव
मतलब उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लोग देखेंगे तो वो कितना लंबा जाएगा। सपोज टू भी अगर आप यहाँ पे बात करो ये वाले डायग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पे जब ओ से सी जा रहा है, सपोज टू भी ये वाले डायग्राम में ओ से लेके सी तक या फिर 0 से लेके सी तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वेव लेंथ, और उसका जो डिनोटेड लेटर है वो है लैम्बडा, और उसका ऐसा यूनिट है मीटर। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव ट्रैवल, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम में जा रहा है, क्योंकि मीडियम डिपेंड करता है उसकी वेव लेंथ के ऊपर। जैसा मीडियम होगा उसकी वेव लेंथ उस हिसाब से डिसाइड होगी। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रेफ्रैक्शन इज इक्वल टू दी वन वेव लेंथ। दो कंप्रेशन और दो रेफ्रैक्शन जब उसका हम लोग इक्वल टू टाइम देखेंगे या फिर इक्वल डिस्टेंस देखेंगे तो उसको बोलेंगे वेव लेंथ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव देखेंगे। वेव को हम लोग किस हिसाब से दो वे में ग्राफ से प्रेजेंट कर सकेंगे, एक तो टाइम ग्राफ से और एक डिस्टेंस ग्राफ से। पहला टाइम ग्राफ देखते हैं। 7.3 diagram show the variation of the displacement of the particle of a medium with a time at the given position। particularly एक पोजीशन के अंदर टाइम में जैसे जैसे चेंजेस आता है उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस कितना जाता है, वो यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। इट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम बदलने के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं। द एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर एंड द टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। सो एम्पलीट्यूड है उसको ए से डिनोट करेंगे और टाइम को टी। 7.3 के अंदर हम लोगों ने देखी तो उसकी एम्पलीट्यूड वेव थी 2 सेंटीमीटर और उसका टाइम पीरियड था 4 सेकेंड, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। 7.4 में आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा। शो दैट द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट द डिफरेंट पोजीशन विद द डिस्टेंस एट द सेम टाइम। हियर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज शोन बाय द लेटर ए एंड वेवलेंथ इज शोन बाय द लेटर ऑफ लैम्बडा। यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्शन, दो कॉन्ट्रैक्शन और दो रेफ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस दिख रहा होगा, लैम्बडा उन्होंने एरो करके बताया हुआ है। और दूसरा है एम्पलीट्यूड को उन्होंने ए मीन्स कितना ऊंचा जा रहा है, कितनी हाइट हो रही है वेवलेंथ की, वो डिनोट की हुई है ए में। यहाँ पे वेवलेंथ होगी 2 सेंटीमीटर और वेव एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी 2 सेंटीमीटर होगी। डू यू नो देखते हैं। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव फिगर 7.3 7.4 the displacement on the y-axis show the motion of the medium particle in the direction of the propagation of the wave, and while the displacement on the y-axis shows the motion of the medium particle in the directions opposite the propagation of the sound। हम लोगों ने 7.3 7.4 में देखा कि जो y-axis के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है मीडियम का डिस्प्लेसमेंट वो होगा वेव की डायरेक्शंस में, जिस हिसाब से वेव्स आगे जा रही होगी उस हिसाब से वाई एक्सिस की तरफ जो वेव लेंथ होगी वो मूव करेगी। इफ़ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल वेव। अगर जो मीडियम होगा, पार्टिकल्स होंगे जिस पर्टिकुलरली मीडियम में सबसे सॉलिड लिक्विड या गैस होंगे, वो पार्टिकल वो मीडियम में वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव लेंथ होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, मीन्स वो जो वेव होगी वो भी वही डायरेक्शन में होगी। सो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। साउंड वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग्स आर ट्रांसवर्सल वेव्स, और जो साउंड वेव होगी वो स्ट्रिंग के अंदर पतली डोरी के अंदर ट्रैवल करेगी तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। साउंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। Two sounds can be distinguished from one another by then 3 different characteristics। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम लोग साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के बेस्ड ऑन लाउडनेस, पिच जिसको श्रिलनेस बोलते हैं, और क्वालिटी मीन्स टिम्ब्रे एंड द वेव फॉर्म। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट कैन बी नोन फ्रॉम द वेव पैटर्न ऑफ द साउंड। लाउडनेस देखेंगे। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फेन साउंड। लाउडनेस से हम लोग को पता पड़ेगा कि कौन सा साउंड ऊंचा है और कौन सा साउंड है वो स्लो है। बोथ हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी एंड द सेम वेव लेंथ, भले ही दोनों का वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी सेम हो। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द साउंड। मीडियम डिपेंड्स करता है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, मीन्स उसकी हाइट क्या है वाइब्रेशन की, भले उसकी वेव लेंथ सेम हो, फ्रिक्वेंसी सेम हो। ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। जितना ऊंचा वेव लेंथ होगा मीन्स उसकी हाइट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा साउंड लाउडर सुनाई देगा। 7.5 में ए और बी जो दिख रहा है, पहले केस में जो साउंड है वो फीबल सुनाई देगी और दूसरे केस में लाउड सुनाई देगी, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो वेव जो एम्पलीट्यूड है
पहले वाले फिगर में जहाँ पे सॉफ्ट नोट बजाई जा रही है वहाँ पे उसकी साउंडनेस फीबल होगी, स्लो सुनाई देगी, और दूसरे केस में लाउड साउंड होगा कि जस्ट बिकॉज उसकी एम्पलीट्यूड है, उसकी हाइट है, वो ज़्यादा है। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़ यू जेंटली प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और द सितार और सॉफ्ट साउंड इज हियर। अगर आप गिटार या सितार का ऐसे स्ट्रिंग प्लग करोगे तो आपको थोड़ा सा एकदम लाउड एकदम फीबल सा साउंड सुनाई देगा। बट इफ़ यू प्लग द स्ट्रिंग्स हार्ड, अगर आप जोर से उसको बजाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा उसकी रेस्ट पोजीशन से। सो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और आपको ज़ोर से आवाज़ सुनाई देगी। सेकेंड देखेंगे, इफ़ यू स्ट्रिक द ड्रम जेंटली। अगर आप ड्रम को आप धीरे से बजाओगे तो आपको फेंट आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन आप ज़ोर से बजाओगे तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगी, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इफ़ यू जेंटली स्ट्रक द टर्निंग फोक्स ऑन द रबर पैड के ऊपर आप टर्निंग फोक को धीरे धीरे मारोगे तो आपको सॉफ्ट आवाज़, फीबल आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ज़ोर ज़ोर से मारोगे तो आपको लाउड आवाज़ सुनाई देगी। सिमिलरली, इफ द की ऑफ द पियानो इज हिट हार्डर और द पाइप इज ब्लो हार्डर, we put more energy in vibrating systems due to which amplitude of the vibration is increased. So पियानो के अंदर अगर आपको, या फिर पाइप के अंदर जो हम लोग फ्लूट बजाते हैं, आप ज़ोर से अगर हवा ब्लो करोगे या फिर ज़ोर से दबाओगे तो इस हिसाब से एम्पलीट्यूड बढ़ जाने की वजह से वो साउंड है वो लाउडर सुनाई देता है। Then the dependence of the loudness on the amplitude of the vibration can be demonstrated by the following activity. हम लोग नीचे की एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे किस हिसाब से एम्पलीट्यूड लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करता है या फेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कि साउंड फेबल होगा या लाउडनेस होगा, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। देखेंगे फेंट और लाउड साउंड ड्रम से प्रोड्यूस होती है। आपको इसके लिए ड्रम्स लेने हैं, पेंसिल या फिर स्टिक्स जो अवेलेबल है वो लेनी है। फर्स्ट विद द ड्रम जेंटली विद द पेंसिल, आपको पेंसिल से बजानी है तो आपको एकदम छोटे से धीरे से सॉफ्ट सी आवाज़ सुनाई देगी, फीबल फेंट आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जो बिटिंग स्ट्रिक्स होती है ड्रम की उससे बजाइए तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मीन्स जो रेयर फ्रैक्शंस का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। फैक्टर अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ द साउंड देखेंगे। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहले तो है एम्पलीट्यूड, हम लोग कब से एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हाइट ऑफ द वेव। व्हेन द बॉडी वाइब्रेट द ग्रेटर एम्पलीट्यूड it send forth a great amount of the energy and hence the energy received by the eardrum is large. अगर हम लोग जब सुनेंगे तो बॉडी अगर वाइब्रेट हो रही है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, सो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और उसकी वजह से हम लोग को कान में ज़्यादा लाउडर साउंड सुनाई देगा। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से सो हम लोग को जो साउंड है वो लाउडर सुनाई देगा। एक्टिविटी की मदद से समझने की ट्राई करेंगे। आपको ड्रम लेना है, पिंग पोंग बॉल उसके ऊपर डालना है। आप जब आप धीरे से बजाओगे तो वो जो बॉल होगा ना वो थोड़ा ही हाइट तक मूव करेगा, लेकिन आप जब ज़ोर से बजाओगे तो वो बॉल होगा वो बहुत ही ऊंचे तक जाएगा। वो जो छोटी हाइट तक गया वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा और बड़ी हाइट तक जाएगा तो उसको भी एम्पलीट्यूड बोलेंगे। लेकिन जो छोटी डिस्टेंस पर गया या थोड़ा सा ही ऊपर जाके नीचे आया तो उसको बोलेंगे लो एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स जो साउंड होगा वो सॉफ्ट या फीबल सुनाई देगा, और जब वो बड़ी हाइट लेके आएगा तो उसका जो साउंड है वो लाउड सुनाई देगा। ऑन द डिस्टेंस ऑफ द साउंड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड देखेंगे। इफ द लिसनर इज क्लोज टू द साउंड ऑफ सोर्स ऑफ द साउंड ही हियर इट्स क्वाइट लाउडर, बट इफ ही इज फार अवे ही साउंड फीबल। हम लोग को पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी स्टेट्स के वो जनरली वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के अगर देखने जाएंगे तो नज़दीक नज़दीक होते हैं तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप दूर हो तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो दूर तक नहीं जा पाता है और वही बीच में स्टॉप हो जाता है क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है। तो आप अगर दूर हो तो आपको बहुत ही कम आवाज़ सुनाई देगी और नज़दीक होंगे तो आपको लाउडर साउंड सुनाई देगी। एंड क्लोजर द सोर्स द लाउडर इज़ द साउंड। हम लोग एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे एक टेबल लेनी है, उसके ऊपर घड़ी रखनी है और आपको कान टकाने हैं उधर और सुनना है कि कैसी आवाज़ आएगी। तो घड़ी जब नज़दीक होगी तो आपको क्लियरली आवाज़ लाउडर सुनाई देगी। आप घड़ी को थोड़ा दूर कर दोगे तो यू कैन बी एबल टू हियर दैट क्लियर वॉइस जो आपको पहले सुनाई देने को मिल रही थी। तो साउंड जो कि फीबल हो जाएगी, थोड़ी लो हो जाएगी, एंड आपको कभी ऐसा भी हो जाएगा कि साउंड थोड़ी भी ना सुनाई दे। On the surface area of vibrating body देखेंगे। larger vibrating area send the forth and the greater amount of energy so the amplitude of vibration is larger। अगर एरिया बड़ा हुआ, अगर ड्रम छोटा ड्रम बड़ा ड्रम लो तो बड़ा ड्रम होगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडर साउंड होगा। तो जब एरिया वाइब्रेटिंग का ज़्यादा मिलेगा तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर कम एरिया मिलेगा तो जो साउंड है वो कम सुनाई देगा, आपको फीबल सुनाई देगा। इफ़ यू टेक 2 drums, one small and the other is big,
beat them one by one, producing vibrating. In you will notice that sound produced by big drum is louder than the sound produced by the smaller. छोटे ड्रम के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी कंपैरिजन में जो बड़ा वाला ड्रम के अंदर आप बजा रहे हो तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाने की वजह से आपको लाउडर सुनाई देगा. इन द टेम्पल आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े ऐसे ड्रम्स रखे जाते हैं स्मॉल केसेस के अंदर ताकि वो साउंड लाउडर सुनाई दे, दूर तक सुनाई दे. ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ लिसनर देखेंगे, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर. ऐसा भी हो सकता है कि सुनने वाले की हियरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी साउंड डिपेंड करता है. अगर उसको सुनने में दिक्कत है तो बट उसको साउंड नहीं सुनाई देगा. अ गिवन साउंड मे बी अपीयर टू बी लाउड टू बी लिसनर बट नॉट सो लाउड टू अदर लिसनर. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग वही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अलग अलग पर्सन से वो साउंड अलग अलग उनके कान में पहुंचेगा. तो ऐसा भी होगा, किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा होगा, किसी को बहुत कम सुनाई दे रहा होगा. डू यू नो, देखते हैं द एनर्जी ऑफ द साउंड रीचिंग द यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन देन ईच सेकेंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. एक सेकेंड के अंदर जो एनर्जी होगी साउंड की वो जितने एरिया को कवर कर लेगी या पहुंच जाएगी तो उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए कैन बी मेजर बट जो उसकी लाउडनेस है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे. इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर. हावेवर अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपको साउंड लाउडर सुनाई देगा और जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. टू पर्टिकुलरली डेफ लिसनर अ लाउडर साउंड विल बी अपीयर टू बी अ फीबल. जो बहरे इंसान होते हैं इनको बहुत लाउडर साउंड भी बहुत ही कम मात्रा में सुनाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ उनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.